बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली उन तमाम पेशेंट्स और जो हमारे जूनियर्स हैं उनकी क्वेरीज़ के रिस्पॉन्स में है, जो टीथ व्हाइटनिंग करवाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो जो पेशेंट्स हैं, कल भी मैंने एक टीथ व्हाइटनिंग सेशन किया तो पेशेंट ने कुछ क्वेश्चंस किए जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, और जो हमारे जूनियर्स हैं जो अब करना चाहते हैं टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर्स, वो भी ये क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो आगे पेशेंट्स को गाइड भी कर सकें और उन्हें खुद भी आइडिया हो सके कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या पोस्ट ऑप क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट सेक्शन है, वो जो कंक्लूजन सेक्शन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा टॉपिक है टीथ व्हाइटनिंग सेफ्टी एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर्स। व्हाट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। हम पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 है टूथ ब्लीचिंग सेफ्टी रिव्यू। हम देखेंगे कितना सेफ प्रोसीजर है और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सेकंड वन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स। क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग टीथ व्हाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग प्रोसीजर जो हो सकता है। एंड द प्रिडिक्टर्स ऑफ टूथ सेंसिटिविटी, कि अगर इसमें सेंसिटिविटी का इशू आता है तो कौन-कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमें पहले ही बता सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर या इन टीथ में सेंसिटिविटी का इशू आफ्टर द ब्लीचिंग ऑफ टीथ या व्हाइटनिंग ऑफ टीथ हो सकता है। द फोर्थ वन इज द कंपोनेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लीचिंग जेल्स। जो जेल्स हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग में या टीथ व्हाइटनिंग में, तो उनके अंदर कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये एक इसका ओवरव्यू हो जाएगा। द फिफ्थ वन इज द possible effects of teeth whitening or the bleaching procedure on gums, means the soft tissues in the oral cavity or the mouth, enamel जो outermost layer है टूथ की, और उसके नीचे जो डेंटिन की लेयर है, इन तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं टूथ के, उन पर और जो उसके अराउंड गम्स और टिश्यूज हैं उन पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं हमारी टीथ वाइटनिंग जेल्स के, ब्लीचिंग जेल्स के और ओवरऑल प्रोसीजर के। एंड द फाइनल वन विल बी द रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। जब तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे तो जो फाइनल रिकमेंडेशंस आएंगी वो पेशेंट्स भी उनको उनके थ्रू गाइड हो सकेंगे कि उन्होंने क्या ये प्रोसीजर करवाना है, तो करवाने के बाद क्या उसमें पॉसिबल इफेक्ट्स आ सकते हैं, कैसे उनको मिनिमाइज करना है, कहाँ से करवाना है उन्होंने, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। और जो हमारे डेंटिस्ट हैं, यंग डेंटिस्ट हैं और ऐसे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं जो व्हाइटनिंग करना चाहते हैं, ब्लीचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक गाइड उनको मिल सकता है। और कोई चीज़ आपके ज़हन में आए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। तो सबसे पहले क्या है, टूथ ब्लीचिंग सेफ्टी रिव्यू। इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन-कौन से प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग है, जो कि विद इन द डेंटल क्लिनिक और द डेंटल ऑफिस हम परफॉर्म करते हैं। और इस रिव्यू में ये है कि द मोस्ट सेफ जो प्रोसीजर है वो प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग है, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड प्रोसीजर है और डेंटल ऑफिस में है। उसमें जो भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, आएँगे, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हुए एक ट्रेन्ड, स्किल्ड और हाइली क्वालिफाइड जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है, वो इसको परफॉर्म करता है और उसके मुताबिक ही जेल्स को यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही लाइट्स यूज़ की जाती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम उसको वहीं पर मैनेज भी किया जा सकता है। ठीक है? और उसके अलावा क्या, एट होम टीथ व्हाइटनिंग। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आते हैं या एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, वो एट होम टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर में आते हैं। जब घर में आप व्हाइटनिंग करते हैं विदाउट द सुपरविजन ऑफ एनी डेंटिस्ट और द गाइडेंस ऑफ एनी डेंटिस्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, तो उसके बाद जो तमाम साइड इफेक्ट्स हैं मोस्ट कॉमनली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा क्या है, हीट एप्लीकेशन ड्यूरिंग द टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर। जो हमारी लाइट्स होती हैं जो एक्टिवेट करती हैं जेल्स को, तो जो प्रीवियसली लाइट्स तमाम बनती थी उनमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। तो हीट को अप्लाई करते हुए, हीट की एप्लीकेशन करते हुए उन लाइट्स के थ्रू, तो इनको एक्टिवेट किया जाता था ताकि जो भी स्टेन्स हैं, डिस्कलरेशंस हैं और जो पिगमेंट्स हैं टूथ के अंदर जिनकी वज़ह से डिस्कलरेशन आ रही है और आपके दाँत देखने में येलोइश नज़र आ रहे हैं या डार्किश नज़र आ रहे हैं, ब्लूइश नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेन्स हैं, तो उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। उस वजह से भी जो टूथ का स्ट्रक्चर है, जैसे कि इनेमल है, डेंटिन है और उसके नीचे लिविंग पोर्शन पल्प है, वो इस हीट एप्लीकेशन की वजह से उसमें डेसिकेशन हो सकती थी, ड्राइनेस हो सकती थी, उसको डैमेज हो सकता था। तो रिसेंटली अब क्या है कि कोल्ड लाइट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो सकता है। तो एट द एंड क्या है कि इस सेफ्टी रिव्यू में यही है कि लाइट ऐसी यूज़ की जाए जो कि ज़्यादा हीट अप्लाई ना करे, या फिर अप्लाई करे तो उसको फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करके उसको सेशंस में आपने अप्लाई करना है।
और एट द एंड क्या है कि सुपरवाइज्ड, वही बात है कि सुपरवाइज्ड जो है प्रोसीजर वो बेस्ट है। देन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स कौन-सी हो सकती हैं? आजकल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उसमें टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं, उसमें टीथ व्हाइटनिंग पेन्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स भी अवेलेबल हो गई हैं, टूथपेस्ट हैं, माउथ वॉशेज़ हैं। मतलब बहुत किस्म के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डेंटल प्रोफेशनल या डेंटिस्ट अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट से, और उनको वो ऑनलाइन भी आप मँगा सकते हैं। तो कभी भी ये काम ना कीजिए, पहले आप अपने डेंटिस्ट से मशवरा कीजिए, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए, क्योंकि उनके इंग्रीडिएंट्स का आपको पता नहीं है, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो टूथ ब्लीचिंग सेफ्टी रिव्यू में ये रिकमेंडेशन है कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको भी आप अंडर सुपरविज़न या गाइडेंस यूज़ करें। कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, और चीप प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं, डेट्रिमेंटल हैं डेंटल हेल्थ के लिए। इनेमल डेंटिन, गम्स, तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए। जितनी चीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि उसमें वो सेफ्टी का ख़्याल नहीं रखते, और जो हमारे यूज़र हैं या पेशेंट्स हैं, वो भी उसको इसी बेस पे यूज़ करते हैं कि वो सस्ती मिल रही है उनको, तो ये भी आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट ये आ जाता है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, या एडवर्स इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं, या आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं टीथ व्हाइटनिंग के। उसमें क्या है, नंबर 1 जो है, जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है पेशेंट का कि क्या मुझे ठंडा गर्म तो नहीं लगेगा? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो इसमें क्या है कि देयर इज़ अ ट्रांजिएंट टीथ सेंसिटिविटी इश्यू आ सकता है कुछ मरीज़ों में, कि वक़्ती तौर पर, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग हो रही है और वो पेनिट्रेट करती है जेल अंदर, तो वो वक़्ती तौर पर सेंसिटिविटी कॉज़ कर सकती है। अगर उसको सुपरवाइज़ तरीके से प्रोफ़ेशनली डेंटल क्लिनिक में, डेंटल ऑफ़िस में आपने अप्लाई करना है, आपने किसी स्किल्ड, ट्रेन्ड, क्वालिफ़ाइड जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है उससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिएंट सेंसिटिविटी है इसको वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी, और उनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं और उनको पता है इसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंसिटिविटी इश्यू है वो ट्रांजिएंट है। अगर प्रॉपरली जेल अप्लाई की जाए, प्रॉपर कंसंट्रेशन में हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ द म्यूकोज़ल और गम इरिटेशन। जो आपके दाँत के इर्द-गिर्द सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, गम्स हैं, म्यूकोज़ा है, आपकी ज़ुबान भी है, जो तमाम स्ट्रक्चर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर इरिटेशन हो सकती है अगर हाई कंसंट्रेशन जेल्स जो हैं वो वहाँ पर मतलब उनकी एप्लीकेशन वहाँ भी चली जाए, उनको प्रॉपर गम बैरियर के थ्रू प्रोटेक्ट ना किया जाए, या बहुत हाई कंसंट्रेशन में विद हाई इंटेंसिटी लाइट वो जेल्स यूज़ की जाएँ, तो वो भी वहाँ पर इरिटेशन कर सकती हैं। एक और प्रॉब्लम आता है सर्वाइकल रिज़ॉर्प्शन। अब सर्वाइकल के लिए समझने की ज़रूरत है कि जहाँ हमारे मसूड़े और दाँत मिलते हैं, उस एरिया को सर्वाइकल एरिया कहा जाता है। और उस एरिया में क्या होता है कि नॉर्मली दाँत के ऊपर इनेमल की लेयर है सबसे बाहर, उसके बाद डेंटिन है, फिर पल्प है, लेकिन उस एरिया में इनेमल के साथ ही नीचे रूट पोर्शन शुरू हो जाता है, जिसमें एरिया को जो स्ट्रक्चर है उसको सीमेंटम कहा जाता है, और वहाँ पर डेंटिन की उस तरह थिकनेस नहीं है। तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ज़्यादा हीट अप्लाई की जाए और जेल्स की हाई कंसंट्रेशन अप्लाई की जाए, तो वो डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, वो जगह रिज़ॉर्ब होना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है आम ज़बान में, तो उसको कहते हैं सर्वाइकल रिज़ॉर्प्शन। तो ये भी है कि अनसुपरवाइज़्ड और अनक्वालिफाइड अगर तरीके से, या ओवर द काउंटर ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वो सफ़ेद तो कर देगा दाँतों को, जल्दी कर दे शायद, लेकिन वो साथ में डैमेज भी कर देगा। म्यूकोज़ा गम्स को भी करेगा, और उसके अलावा ये रिज़ॉर्प्शन के इफ़ेक्ट्स की वज़ह से वो जगह सारी आपकी थिन हो जाएगी, गलने लग जाएगी, और बाद में उसमें सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो सकती है, और दाँत भी हो सकता है आपका डैमेज हो जाए परमानेंटली। एक और इफ़ेक्ट क्या है? रिलैप्स और लॉस ऑफ व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट विद टाइम। बहुत से पेशेंट इसके लिए कंसर्न्ड होते हैं। वो पहले से पूछते हैं कि ये कितने अरसे रहेगा इफ़ेक्ट? तो नॉर्मली अगर आपके दाँत में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंदर से ब्लैकनिंग है, स्टेनिंग है, या उसमें डिस्कलरेशन है, तो ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। लेकिन फिर भी एडवाइस किया जाता है कि कुछ अरसे बाद, अगर साल, डेढ़ साल बाद, 2 साल बाद वो इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो गया है, शेड वाइज़, जैसे कि अगर बहुत डार्किश था उसको हमने 3, 4, 5 शेड्स बेहतर कर दिया, तो हो सकता है 1 टू 2 शेड दोबारा रिलैप्स हो और व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट कुछ कम हो जाए, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए टच अप अपॉइंटमेंट्स होती हैं। आप आएँगे, उस तरीके से कंप्लीट प्रोसीजर नहीं होगा, लेकिन एक सेशन आप ले सकते हैं दोबारा से, ताकि वो इफ़ेक्ट दोबारा से री-एनहांस हो जाए, और ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट है इसको ईज़िली मैनेज किया जा सकता है। फाइनल क्या है? वीकनिंग ऑफ द टूथ इनेमल, और डेंटिन भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी इनेमल की, या डेंटिन भी अंदर, वो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर डीमिनरलाइज़ेशन या रिज़ोल्यूशन हो जाती है, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसको भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं।
तो ये 4-5 इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली होते हैं व्हाइटनिंग के साथ, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं वो ट्रांजिएंट सेंसिटिविटी का और रिलैप्स का आता है, जो कि पेशेंट कंसर्न्ड होते हैं। अब क्या है, हम देख लेते हैं कि पहले हमने पढ़ा था कि इसमें टूथ सेंसिटिविटी का इश्यू आ सकता है, जो कि वक्ती है, टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है। तो कौन-कौन सी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जब आप पेशेंट को पहले से एग्ज़ामिन करेंगे, या अगर आप खुद पेशेंट हैं, आप खुद जा रहे हैं सेंसिटिविटी उसके लिए, टीथ व्हाइटनिंग के लिए, तो आप ऐसी चीज़ ज़हन में कौन-कौन सी आ सकती है जिसकी वज़ह से चांस हो सकते हैं कि टीथ व्हाइटनिंग या ब्लीचिंग करने के बाद आपको ठंडा-गरम लग सके, या आपके दाँतों को सेंसिटिविटी का इश्यू हो सके और दाँत सेंसिटिव हो जाएँ। उसमें क्या है, प्री एक्जिस्टिंग सेंसिटिविटी। अगर पहले से दाँत किसी वजह से पहले से सेंसिटिव हैं, उनमें पहले से ठंडा-गरम लगता है, तो इस प्रोसीजर के बाद वो बढ़ सकता है। लेकिन फिर दोबारा वही बात कि इसको मैनेज किया जा सकता है। फिर क्या फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लीचिंग एजेंट। जो ब्लीचिंग एजेंट जेल में यूज़ किया जा रहा है, जो उनका प्रोडक्ट है, उसमें अगर बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, तो वो भी ज़्यादा चांस होंगे कि दाँतों दाँतों में बाद में ठंडा-गरम लगेगा। फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज, कि कितने देर तक अप्लाई किया गया जेल को, कितने एक दफ़ा कितने सेशन हुए 1 दिन के अंदर, या अगर आप एट होम यूज़ करें कोई प्रोडक्ट, तो कितनी देर तक आपने उसको यूज़ किया, फिर बार-बार आपने उसको इस्तेमाल किया। तो अगर बहुत ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन होगी दाँत के ऊपर, तो तब भी चांस बढ़ सकते हैं कि आपके दाँतों में ठंडा-गरम लग सकता है। फिर ब्लीचिंग मेथड आ जाते हैं, कौन सी टाइप की लाइट यूज़ की थी, हॉट लाइट थी या कोल्ड लाइट थी, कितनी कंसंट्रेशंस थी, कौन-सा मेथड था, जैसे कि पहले शुरू में डिस्कस किया, प्रोफेशनली आपने क्लिनिक में करवाया या घर में आपने उसको यूज़ किया, या कोई ओवर द काउंटर प्रोडक्ट आपने यूज़ की, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट आपने यूज़ की, कोई चीपर प्रोडक्ट आपने यूज़ की, तब हो सकता है। फिर आ जाता है जिंजाइवल रिसेशन या गम रिसेशन। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का ब्रश इस्तेमाल करते हैं और रगड़-रगड़ के दाँतों को साफ करने की कोशिश करते हैं। उस अमल में वो मसूड़ों को, उस सर्वाइकल एरिया से जो मैंने पहले डिस्कस किया है, जहाँ पर मसूड़े दाँत मिलते हैं, वहाँ पर वो मसूड़ों को भी रगड़ देते हैं, उनको भी डैमेज करते हैं, और दाँतों का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वीकनेस है, वो उसको ज़्यादा और रगड़ने के बाद वहाँ पर डिप्रेशंस बन जाती हैं, और जो गम्स हैं वो वहाँ से हटकर ख़त्म होकर ऊपर रूट की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पहले से, इसको रिसेशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब पहले से जिनेवल रिसेशन या गम रिसेशन हो चुकी हो, तो वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे आप ब्लीचिंग जेल या व्हाइटनिंग जेल, तो अल्टीमेटली ठंडा-गरम ज़्यादा लगने के चांस हो सकते हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये आपको बताती हैं कि अगर इस मरीज़ के अंदर आप टीथ व्हाइटनिंग करेंगे तो ठंडा-गरम ज़्यादा लग सकता है, या अगर आप खुद मरीज़ हैं और आप जा रहे हैं व्हाइटनिंग के लिए, तो अगर ये सब कुछ आपके सामने है, तो आपको चांस है कि ठंडा-गरम ज़्यादा लगे, और उसके मुताबिक फिर मैनेज करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो-जो जेल्स यूज़ होती हैं, उनके क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और आप फिर ज़ाहिर है अगर आपको आइडिया हो जाएगा एज़ पेशेंट भी, अगर आप मरीज़ भी हैं, आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, तो आप खुद चेक भी कर सकते हैं कि इनके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और जो अगर आप खुद डेंटिस्ट हैं, यंग डेंटिस्ट हैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, उनमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और आप जब परचेज़ करेंगे यूज़ करने के लिए क्लिनिक्स में, तो आप उसको पहले से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है जी, ब्लीचिंग एजेंट्स कौन-कौन से हैं? इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कार्बामाइट पेरोक्साइड है, और सोडियम परबोरेट। ये बेसिकली जो इंग्रीडिएंट्स हैं, ये ब्लीचिंग एजेंट्स हैं या व्हाइटनिंग एजेंट्स हैं, जो कि अंदर जाके दांतों में पेनिट्रेट करके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि डिस्कलरेशन को पैदा करते हैं, दांतों को उनकी वजह से आपको येलोइश या डार्किश नज़र आते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि वाइटर होते हैं, एस्थेटिक ज़्यादा होते हैं देखने में, दांत आपके अच्छे लगते हैं। तो ये है ब्लीचिंग एजेंट्स। फिर उन जेल को थिकनिंग करने के लिए, उनको वर्केबल बनाने के लिए, कि उनकी मैनिपुलेशन बेहतर की जा सके, उनको इस्तेमाल किया जा सके, कुछ थिकनिंग एजेंट्स भी होते हैं, जिसके एग्जांपल है कार्बापोल एक। फिर सिमिलरली उसी मकसद के लिए व्हीकल यूज़ करने के लिए वो ग्लिसरीन है, वो भी उसको वर्केबल बनाती है। यूरिया उसमें ऐड किया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स में। उसके अलावा सर्फेक्टेंट्स हैं और पिगमेंटेड डिस्पर्सेंट्स हैं। सर्फेक्टेंट्स क्या हैं, आपको पता है कि वो जिस तरह अब उसमें वो एक तरह से इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, बबल्स बनते हैं, और उसकी वजह से ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट आ सकता है, फिर एक्टिवेशन होती है। और साथ में पिगमेंट डिस्पर्सेंट्स, जो पिगमेंट्स दाँत के अंदर हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट्स लाइक लेमन और मेलन, ये भी यूज़ किए जाते हैं, ताकि पेशेंट को भी, जब उसके आप मुंह में इस्तेमाल करेंगे जेल्स को, तो उनको भी वो कंफर्टेबल रहें उसके साथ, और वर्केबल बन सके। फ्लोराइड यूज़ की जाता है, और साथ में इस फ्लोराइड के साथ ही कुछ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। तो फ्लोराइड और
पोटेशियम नाइट्रेट, इन दोनों का फंक्शन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना भी है, और जो फ्लोराइड का एडिशनल फंक्शन है वो जो अगर कोई इन केस एनी वीकनिंग ऑफ द एनामल इज हैपनिंग तो फ्लोराइड उसको भी कंट्रोल कर सकता है और दांत के जो स्ट्रक्चर है उसको वीक होने से बचा सकता है। तो ये दोनों इस तरह एजेंट्स यूज होते हैं। उसके आगे हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन इनेमल एंड डेंटिन। डेंटिन और इनेमल पे कौन से इफेक्ट हो सकते हैं वाइटनिंग के। तो ये ज़रूरी नहीं कि इफेक्ट हर केस में हो, ये पॉसिबल इफेक्ट्स हैं। इसमें डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल है, इनेमल की डीमिनरलाइजेशन हो सकती है, ये एक चांस है जैसे हम पहले देख रहे थे। देयर कैन बी द रिडक्शन ऑफ इनेमल एंड डेंटिन माइक्रो हार्डनेस, हो सकता है उनकी माइक्रो हार्डनेस या उनके जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो सके। देयर मे बी द रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ इनेमल, सेम बात। इनेमल पोरोसिटी हो सकती है कि डिमिनरलाइजेशन हो या डिसोल्यूशन हो अगर अंदर कैल्शियम की, फॉस्फेट फ्लोराइड की, तो वो उसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट या उसकी जो भी स्ट्रक्चर है उसका हाइड्रोक्सी एपेटाइट स्ट्रक्चर है उसकी पोरोसिटी भी हो सकती है। और ये जो 3-4 इफेक्ट हैं ये बहुत रेयर हैं, लेकिन जो लास्ट इफेक्ट हम देखने जा रहे हैं ये रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर मे बी रिडक्शन ऑफ कंपोजिट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जब भी आप टीथ वाइटनिंग करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद अगर आप कोई रेस्टोरेशन करना चाहते हैं कंपोजिट की, जो वाइट कलर की रेस्टोरेशन सामने वाले दांतों पे करते हैं मोस्टली, तो उसमें चांस कम है कि उनकी आपस में दांत और उस जो मटेरियल है रेस्टोरेटिव, जो फिलिंग मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ अफेक्ट हो सकती है। अब तो देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गम इरिटेशन। तो क्या वजह हो सकती है कि आपके जो गम्स हैं उनको इरिटेशन हो सके इस जेल की वजह से या इस प्रोसीजर की वजह से। उसमें एट होम की हम पहले बात करते हैं। जब आप एट होम वाइटनिंग जो सुपरवाइज्ड भी हो उसके लिए स्पेशली ट्रेस को बनाया जाता है, दांतों के जो मॉडल लिया जाता है सारे दांतों के स्ट्रक्चर का, उसके मुताबिक ट्रेस बना के पेशेंट को दी जाती हैं ताकि उन ट्रेस के अंदर वो जेल को अप्लाई करे और ट्रे वो मुंह में लगा ले घर के अंदर। उसकी वजह से वो जो जेल है वो कांटेक्ट में रहेगी दांतों के, और आहिस्ता आहिस्ता वाइटनिंग इफेक्ट आता है। तो अगर जो ट्रे डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, पुअर ट्रे डिज़ाइन है जिसकी वजह से जेल जो है वो मसूड़ों पर भी लग रही है, तो उन मसूड़ों के अंदर इरिटेशन हो सकती है, ठंड उसके बर्निंग हो सकती है। सिमिलरली पुअर ट्रे फिट ये भी एक कॉज है। उसके अलावा फॉल्टी एप्लीकेशन ऑफ द ब्लीचिंग जेल, ये दोनों तरह हो सकती है। अगर आप क्लिनिक में करवा रहे हैं तब भी अगर डेंटिस्ट से प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हुई जेल की और वो गम्स में चली गई है तो तब इरिटेशन हो सकती है। या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ट्रे के अंदर और बहुत ज़्यादा आपने उसको फिल कर लिया और उसको बाद में अप्लाई किया घर में, तो तब भी वो गम्स पे लग सकता है और इरिटेशन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ गम विद द स्ट्रिप्स। मैंने जिक्र किया था कि टीथ फाइटिंग स्ट्रिप्स भी अवेलेबल है मार्केट में, तो उन स्ट्रिप्स की वजह से भी हो सकता है कि ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं वो गम्स के, तो वो ख़राब कर सकते हैं गम्स को, इरिटेट कर सकते हैं। उसकी ऑक्सीडाइजेशन से बाज़ दफ़ा वाइट थोड़ा-सा जो उसके एजेस हैं गम्स के वो वाइट भी हो जाते हैं वक़्ती तौर पे, ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में दोबारा से रिवर्स हो जाता है इफ़ेक्ट जो है, तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा क्या है, पुअर आइसोलेशन ड्यूरिंग पावर ब्लीचिंग। अब पावर ब्लीचिंग क्या चीज़ है? मैंने आपको पहले बताया था कि जेल की जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर सकता है, ठंडा गर्म भी लग सकता है और भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो पावर ब्लीचिंग ऐसा ही है कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, अगर 35% आप पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं या 37% कर रहे हैं, तो ये 40 टू 45% में यूज़ करते हैं ताकि जल्दी इफ़ेक्ट आ जाए व्हाइटनिंग का। उस कंडीशन में अगर आपने गम्स को, टीथ को आइसोलेट नहीं किया, जैसे नॉर्मली आपको पता है कि जो डेंटिस्ट को आइडिया है कि रबर डैम के थ्रू या कॉटन रोज़ के थ्रू जो उनको आइसोलेट किया जाता है ताकि उस साइड पर जो भी जेल आप लगा रहे हैं या जो आपके बैरियर है उससे आइसोलेट किया जाता है, तो वो गम्स पे ना आ जाए। इन केस ऑफ पुअर आइसोलेशन भी जब पावर ब्लीचिंग करेंगे तो गम्स इरिटेट हो सकते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद व्हाट आर द रिकमेंडेशंस एंड द कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन है, क्या हमें व्हाइटनिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, या हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, द पेरोक्साइड्स स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट इन केस ऑफ इनएप्रोप्रिएट यूज और अब्यूज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ जेल। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में हम कर रहे हैं, हमने पहले पेशेंट की हिस्ट्री ले ली है, या हमें पता है कि जो भी उसके प्रिडिक्टर्स हैं सेंसिटिविटी के, वो पहले से ही लग रहा है कि इस मरीज़ के अंदर ठंडा गर्म ज़्यादा लगने के चांस हैं, उसके बावजूद आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ली है, उसका यूज़ प्रॉपर नहीं कर रहे, अगर ट्रे बनाया वो सही नहीं बना, तो उस वजह से ये एडवर्स इफेक्ट बढ़ सकते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, ब्लीचिंग दैट एट होम ब्लीचिंग शुड बी मॉनिटर्ड बाय द डेंटिस्ट।
हमेशा आपने घर में भी जब करनी है ब्लीचिंग, तो आप उसको किसी ना किसी एक्सपर्ट से मॉनिटर करवाएँ, उसके मशवरे से लेके चलें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे और सबसे कम से कम मिनिमल जो हैं वो आपको रिस्क उसमें या उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो फेस करना पड़ेंगे। नेक्स्ट वन है जी कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा आम है, होती है लेकिन वो ट्रांज़िएंट है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लग भी रहा है तो आपके जो भी प्रोसीजर करें डेंटिस्ट या अगर आप एट होम भी करें उनके सुपरविज़न में, वो आपको एडवाइस कर देंगे इसमें कौन-सी आपने टूथपेस्ट यूज़ करनी है, कौन-सा माउथ वॉश यूज़ करना है या आप क्लिनिक पे कोई इसके लिए डिसेंसिटाइज़ेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट करना है, वो सब आपको एडवाइस कर देंगे। इट कैन बी मैनेज्ड ईज़िली विद एनी एजेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेक्स्ट वन क्या है जी कि इरिटेशन हो सकती है इन केस वो ट्रे प्रॉब्लम कोई है जेल को बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन में आ गई है या वो आइसोलेशन प्रॉपर नहीं है तो इसमें भी वही सेम बात है कि देयर इज़ द नीड फॉर सुपरवाइज्ड टूथ ब्लीचिंग और वाइटनिंग प्रोसीजर बहुत सी टेक्निक अवेलेबल हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन में एजेंट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स अवेलेबल हैं जैसे कैट होम के लिए कार्बामाइड पेरोक्साइड बहुत सेफ है उसमें जो कार्बामाइड पेरोक्साइड में जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन होती है वो इतनी कम होती है कि वो गम्स को या टीथ को उस तरह इरिटेट नहीं करती तो वो भी डॉक्टर मशवरे से इस्तेमाल कीजिएगा नेक्स्ट वन क्या है जी कि एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन इज ओनली अ रिस्क विद हीट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा हीट एप्लीकेशन से या हाई कंसंट्रेशन से हो सकता है वरना ये जो साइड इफेक्ट है नहीं होता बहुत ही रेयर है The bleaching agents can have very minor effect on the microhardness of enamel and dentine ये बहुत कॉमन कंसर्न होता है पेशेंट का अभी कल भी जो मैंने प्रोसीजर किया था उसमें पेशेंट ने भी ये पूछा कि क्या इससे दांत कमज़ोर तो नहीं हो जाते लेकिन जो मोस्टली जो स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया कि ये माइनर इफेक्ट्स आते भी हैं वो भी इन विट्रो हैं मतलब कि वो लेबोरेटरी में या उन कंडीशन में दी गई हैं जो ओरल कैविटी में नहीं है एंड दीज डू नॉट कंसिडर द डाइल्यूटिंग प्रोटेक्टिव एंड रीमिनरलाइजेशन इफेक्ट ऑफ द सलाइवा हमारे मुंह में जो सलाइवा प्रोडक्शन होती है जो मुंह में थूक पैदा होता है उसके अंदर बहुत किस्म के एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी हैं उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ भी हैं तो ये तमाम चीज़ें दूसरा उसके अंदर जो डाइल्यूशन है वो खुद भी इन तमाम जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जेल्स के उनको मिनिमाइज़ और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देते हैं तो ये स्टडीज़ जो हैं ये अभी आपके जो ओरल कैविटी में उस तरह नहीं है कि ये इफ़ेक्ट्स देखे गए हों ये सिर्फ लैब स्टडीज़ में देखे गए हैं तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट वन क्या है कि इट कैन अफेक्ट द इनिशियल कंपोजिट बॉन्डिंग ये मैंने पहले बात की थी कि जब भी इस प्रोसीजर के बाद आपने कोई एस्थेटिक फिलिंग करनी है कॉस्मेटिक फिलिंग करनी है विद कंपोजिट फिलिंग मटेरियल तो आपको कुछ अर्सा वेट करना चाहिए और रिकमेंडेशन क्या है कि इट द रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट शुड बी डेफर्ड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर ब्लीचिंग और जो सबसे सेफेस्ट है कि 7 डेज एक हफ्ते के बाद आप वो प्रोसीजर करें ताकि तब तक जो भी इफेक्ट्स उसके हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो जब भी आपने ब्लीचिंग करनी है उसके एक हफ्ते के बाद कोशिश करनी है कि आप जो भी फिलिंग आपकी एस्थेटिक फिलिंग है जिसमें कंपोजिट मटेरियल यूज़ होना है वो तब आपने करवानी है क्योंकि उसकी बॉन्डिंग तभी बेहतर होगी और अगर आप पेशेंट हैं और आपने वाइटनिंग कराई है तो आप खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका डॉक्टर क्या इस चीज़ का ख्याल रख रहा है या नहीं रख रहा और अगर आप डेंटिस्ट हैं तो तब आपको ज़ाहिर है इसका ख्याल रखना ही है तो कंक्लूजन में क्या सुपरवाइज्ड ब्लीचिंग प्रोटोकॉल बाय अ ट्रेन्ड डेंटल प्रोफेशनल कैन रिजल्ट इन सक्सेस विद मिनिमल रिस्क इन मोस्ट केसेस और इसमें डैमेज भी नहीं होगा और जो ब्लीचिंग प्रोसीजर एज अ होल है जो ब्लीचिंग या वाइटनिंग प्रोसीजर है अगर आपके दांत देखने में आपकी स्माइल इफेक्ट हो रही है येलोइश हैं डार्किश हैं ब्लूइश हैं ग्रेइश हैं जो भी डिस्कलरेशन आपके दांतों में नज़र आ रही है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं वाइटनिंग नहीं कराता उसकी जगह मैं वेनेयर्स करा लेता हूँ या मैं कोई क्राउन्स लगवा लेता हूँ तो ये जहन में रखिए कि जो डैमेज होता है टूथ कटिंग में, चाहे आप वेनियर्स के लिए जा रहे हों, सेरेमिक क्राउन्स के लिए जा रहे हों या मेटल सेरेमिक क्राउन्स के लिए जा रहे हों, ब्लीचिंग में वो चीज़ें नहीं होती, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके दाँतों के लिए। अगर रिकमेंडेड है कि वहाँ पर ब्लीचिंग या व्हाइटनिंग करवाई जाए, उससे कोई अच्छा इफ़ेक्ट आ सकता है। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें ब्लीचिंग से बिल्कुल सिंपल ब्लीचिंग से इफ़ेक्ट नहीं आता। वहाँ पर आपको मजबूरन वेनियर्स में जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पर टीथ व्हाइटनिंग या ब्लीचिंग से आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में वो डैमेज आप बर्दाश्त ना करें जो कि वेनियर्स से या क्राउन से होता है, तो क्राउन्स और वेनियर्स को उन कंडीशन में अवॉइड करें और टीथ व्हाइटनिंग और ब्लीचिंग ट्रीटमेंट की तरफ आप उसके लिए एग्री करें। The risk of adverse effects is likely to be more prevalent through ब्यूटी सैलून ब्लीचिंग ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है सब दुनिया भर में क्या है कि जिन्होंने ब्यूटी सैलून बनाए हुए हैं ब्यूटी पार्लर्स बनाए हुए हैं वो साथ में
टीथ वाइटनिंग और ब्लीचिंग की तरफ भी जा रहे हैं। वो आपको एडवाइस करेंगे कि नहीं जी हमारे पास ही आप करवा लें टीथ वाइटनिंग, उनके पास ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी होंगे, चीपर प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो जो रिकमेंडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा रिस्क जो है एडवर्स इफेक्ट्स का, वो ऐसे ही जगहों पर है जैसे ब्यूटी सैलून या टीथ वाइटनिंग सेंटर्स बने हुए हैं जो कि अनक्वालिफाइड लोगों ने बनाए हुए हैं, जिनको डेंटिस्ट्री का कुछ पता नहीं है। तो ब्यूटी सैलून ब्लीचिंग से अवॉइड कीजिएगा एंड थ्रू द यूज़ ऑफ मेल ऑर्डर टीथ वाइटनिंग किट्स जो आपको ओवर द काउंटर मिल रही हैं, जो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टीथ वाइटनिंग किट्स आपको अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है, डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर, उनको भी आप अवॉइड करें जिनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड है। क्योंकि जो पर्सन ट्रेन नहीं है डेंटिस्ट्री में, वो उसको उस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स का भी नहीं पता, उसको उस तरीके से दाँतों के स्ट्रक्चर का भी नहीं पता, उसको उस तरीके से गम्स का भी नहीं पता कि वहाँ पर क्या डैमेज हो सकता है। तो हर कीमत पर ये ब्यूटी सैलून ब्लीचिंग और चीपर प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से अवॉइड कीजिए। अपनी सजेशंस को, क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो फ्यूचर की वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।